Welcome back, students. So, in today's class, we'll be again doing the questions of NMR spectroscopy that has come in previous years. ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे 2021 के क्वेश्चन से. ठीक है, जल्दी से लेते हैं. पहला क्वेश्चन जो आया है यूपीएससी मेंस केमिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर 2 में 2021. ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं. What is first question? It says 2,4-pentadione exhibits 5 signals. ठीक है, 2,4-pentadione. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और क्या हमें इंफॉर्मेशन है कि ये हमें 5 सिग्नल दे रहा है NMR में. It is giving 5 different signals in NMR. Okay, and you have to account for this observation की ये मॉलिक्यूल 5 सिग्नल क्यों दे रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन हमें देनी है. सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, एक्सप्लेनेशन दे देंगे. अगली स्लाइड पे चलते हैं. 2,4-pentadione का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ओके, सो 2,4-pentadione. ओके, डायोन्स मींस 2 कीटोन ग्रुप होंगे. 2 कीटोन ग्रुप है 2 और 4 पोजीशन पर. सो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर 2,4-pentadione का. ठीक है, इसको एसिटाइल एसीटोन भी बोलते हैं. कॉमन नेम क्या है इसका? एसिटाइल एसीटोन. बट अगर यहां देखें, अगर हम ध्यान से, तो ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है. टर्मिनल CH3, इनका एक सिग्नल आना चाहिए, दूसरा सिग्नल बीच में जो CH2 है उसका आना चाहिए. बट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ तो 5 सिग्नल है, तो 5 सिग्नल कहां से आएंगे? उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये जो आपका एक मॉलिक्यूल है एसिटाइल एसीटोन, जिसका यूपीएससी नेम 2,4-pentadione है, ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो करता है. क्या शो करता है? कीटोइनोल टोटोमेरिज्म. जो एक डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, वो इनोल में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे. ओके, रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखा देते हैं स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा स्ट्रक्चर बन ही क्यों रहा है. ठीक है, सो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो करता है और ये इसका ज्यादा फेवरेबल आइसोमर भी है. ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हमारे NMR की कि 5 सिग्नल कैसे आएंगे. 5 सिग्नल कहां से आएंगे? अब देखो, नाउ ये CH3 ग्रुप है, CH3 है, CH3 है, CH3 है. ठीक है, अब ये CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ है. तो ये तीनों CH3 तो हो गए इक्विवेलेंट, बट ये CH3 इक्विवेलेंट नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसके साथ C डबल बॉन्ड O नहीं, OH ग्रुप है और एक C डबल बॉन्ड C है. तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर सी केमिकल शिफ्ट देंगे, बट एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट नहीं है, तो सिग्नल अलग आएगा. तो ये वाला जो कार्बन है ये सबसे पहले आ जाएगा. इस कार्बन का सिग्नल जो है sp3 कार्बन है, सबसे पहले आ जाएगा और फिर ये वाले कार्बन जाएंगे जो कि इक्विवेलेंट हैं. ये सिग्नल देंगे हमें B. ठीक है, ये तीनों इक्विवेलेंट है, CH3CO मिथाइल कीटोन्स है, सेम सिग्नल. ये CH3OH के साथ लगा है. ठीक है, ये थोड़ा सा स्लाइटली इसकी केमिकल शिफ्ट पहले आएगी क्योंकि ये C सिंगल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है. ठीक है, सो हमारा जो सिग्नल A है वो आएगा केमिकल शिफ्ट 2.1 पे. ठीक है, डेल्टा वैल्यू जो है वो क्या आएगी? 2.1 के अराउंड आता है. ठीक है, जो हमारा ये सिग्नल है. ठीक है, जो सिग्नल B है वो आ जाएगा अराउंड 2.2 के. ठीक है, सिग्नल B जो है वो कहां आ जाएगा? 2.2 के. मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी हमारी? मल्टीप्लिसिटी की अगर बात करें तो इसके साथ वाले कार्बन पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, इनके साथ वाले कार्बन पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो सिंगलेट रहेगा. मल्टीप्लिसिटी तो सिंगलेट है दोनों सिग्नल्स की. ठीक है, अगर सिंगलेट है तो J वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, कपलिंग कांस्टेंट नहीं होगा कोई. अब बात करते हैं और कौन से प्रोटॉन बचे. अब हमारे पास ये CH2 है, ये CH सिग्नल है और एक OH है. अब ये sp3 हाइड्रोजन है तो ये पहले आएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिग्नल C. ठीक है, ये sp2 है, ये एल्कीन का प्रोटॉन है, बाद में आएगा, ये पहले आ जाएगा. ठीक है, सिग्नल C. ठीक है, तो अब ये 2 कार्बोनिल के बीच में है.
ठीक है। जनरली जो आपका नॉर्मल sp3 कार्बन आता है वो 1 ppm के अराउंड आता है। कहां आता है? 1.1 ppm के अराउंड आता है। एक कार्बोनिल साथ में आ जाए तो वो 1 से 2.1 2.2 पे चला जाता है। एक और कार्बोनिल आ गया दूसरी तरफ तो अब 2.2 से 3.4 3.5 तक चला जाएगा, तो केमिकल शिफ्ट 3.5 हो जाएगी। सिग्नल अभी भी सिंगलेट रहेगा, सिग्नल अभी भी कैसा रहेगा? सिंगलेट रहेगा, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में डेटा देंगे। टेबुलर फॉर्म्स और डायग्रामेटिकल जितनी ज्यादा हम डिटेल दे पाए उतना बेटर रहता है हमारे लिए स्कोर करने के लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देनी है जरूर, ठीक है, बट एक बार टेबल जो है वो अलग से ड्रॉ कर देंगे और फिर एक्सप्लेनेशन हम पूरा पैराग्राफ मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सी सिग्नल आ गया। फिर अब रह गया हमारे पास ये अल्कोहलिक प्रोटोन है और ये एल्कीन का प्रोटोन है। तो पहले इसको जस्टिफाई कर देते हैं हम कि ये जो है हमारा अब डी सिग्नल हो जाएगा। ये सिग्नल कैसा हो जाएगा? डी सिग्नल हो जाएगा। नॉर्मल जो एल्कीन का प्रोटोन है वो कहां आता है? 5 ppm के अराउंड आता है। नॉर्मल एल्कीन का प्रोटोन 5 ppm के अराउंड आता है, बट इसके एनवायरनमेंट के आसपास 2 ऑक्सीजन एटम है तो थोड़ा सा डाउनफील्ड चला जाएगा, तो 5 ppm की जगह 6.1 ppm के अराउंड, ठीक है। तो हमें अप्रोक्सीमेट केमिकल शिफ्ट देनी होती है, एग्जैक्ट नहीं है। 6.5 भी आनी होगी तब भी आप 6.2 6.3 दे दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट केमिकल शिफ्ट पे चलेंगे, ठीक है। सो 6 ppm पे ये होगा, ये हमारी ppm वैल्यूज है, ठीक है। सो अब सिग्नल कैसा रहेगा? साथ वाले कार्बन पे कोई प्रोटोन नहीं है तो ये भी कैसा सिग्नल आएगा? सिंगलेट आएगा। अब बात रही ई सिग्नल की, ठीक है, जो ये OH वाला प्रोटोन है। कैसा प्रोटोन है? OH वाला प्रोटोन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी प्रोटोन उतना ही डीशील्डेड रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये ऑक्सीजन क्या है इस प्रोटोन से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। सो जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना डाउनफील्ड सिग्नल जाएगा। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये 12 13 14 15 इतनी हाई केमिकल शिफ्ट पे जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी नहीं बता सकते हम, ठीक है, बट हम 15.0 ppm रिपोर्ट करेंगे जब हाईली हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटोन हो। जैसे आपका कार्बोक्सिलिक का प्रोटोन है, कार्बोक्सिलिक प्रोटोन कहां देखने को मिलता है? 12-13 ppm के अराउंड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। सिमिलरली इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि NMR के केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो 15 ppm पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 5 सिग्नल्स आ गए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि इट शोज 5 सिग्नल्स, ठीक है, इट शोज 5 सिग्नल्स। ABCD 5 सिग्नल हमने प्रूव कर दिए। क्यों? रीजन क्या था? पहला रीजन कि ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। अगर ये कंपाउंड लोगे तो मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ये ज्यादा फेवरेबल टोटोमर भी है, ये भी बता सकते हैं हम, क्योंकि इसमें कीटोनोल टोटोमेरिज्म होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है जो कि इसको ज्यादा फेवर करता है, ठीक है। और फिर 5 अलग अलग सिग्नल मेंशन कर दिए, सबकी केमिकल शिफ्ट बता दी, सबकी मल्टीप्लिसिटी बता दी, कपलिंग कांस्टेंट भी बताएंगे, बट कपलिंग कांस्टेंट यहां नहीं बताने की जरूरत क्योंकि सारे सिग्नल क्या है? सिंगलेट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। मार्क्स देख लो, 10 मार्क्स का आया था, ठीक है। टोटल एंड तक जाते जाते काउंट करेंगे कितने मार्क्स हो गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अब यहां पर IR डेटा गिवन है 1620 1695। जल्दी से IR डेटा रिकॉर्ड कर देंगे और एक्सप्लेन करेंगे। IR डेटा 1620 सेंटीमीटर इनवर्स और 1695 के सेंटीमीटर इनवर्स, इतना कुछ है। 1690 है या 1695 है? 1695, ठीक है। तो चलो अब इसके बारे में बता दो जल्दी से, ये वैल्यूज कहां कहां किस किस के लिए हैं? 1620 एल्कीन के लिए, ठीक है, C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट होगा। 1695 कार्बोनिल प्रेजेंट होगा। कार्बोनिल कौन सा होगा अभी देखना पड़ेगा, ठीक है। और डेटा चाहिए हमें इसके लिए, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, तो एल्कीन या कार्बोनिल होगा, ठीक है। अब और डेटा क्या है हमारे पास? 1H NMR गिवन है, 1.9 सिंगलेट 3 हाइड्रोजन,
NMR डेटा में क्या गिवन है, 1.9 केमिकल शिफ्ट, ठीक है, सिंगलेट 3 हाइड्रोजन, फिर गिवन है 2.1 सिंगलेट 6 हाइड्रोजन, ठीक है, और क्या गिवन है डेटा, ये भी हो गया 6.15 सिंगलेट 1 हाइड्रोजन, 6.15 सिंगलेट 1 हाइड्रोजन, ठीक है। चलो अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखो यहां पर, द मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एसीटोन विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ जब एसीटोन की रिएक्शन करी तो क्या कह रहे हैं, एग्जिबिट्स द अबव स्पेक्ट्रल डेटा। तो जो कंपाउंड बना, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, कोई भी ए कंपाउंड बना तो उसका ये डेटा गिवन है, एसीटोन का डेटा नहीं है, किसका डेटा है, एग्जिबिट्स द अबव स्पेक्ट्रल डेटा ऑन आफ्टर दिस रिएक्शन, प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ओके, चलो अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, NMR IR का डेटा भी है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा है, और रिएक्शन भी बता दी। अकेले रिएक्शन से भी सॉल्व कर देंगे, अकेले NMR से भी सॉल्व कर देंगे, हमारे पास तो डबल इंफॉर्मेशन है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलो जल्दी से चलते हैं, ठीक है। यहां पहले रिएक्शन का मैं बता दूं थोड़ा सा, रिएक्शन अगर एसीटोन की NaOH के साथ करते हैं, व्हेन कार्बोनाइल्स आर मेड टू रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्कली स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करते हैं तो दो रिएक्शंस पॉसिबल है, या तो अल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है या फिर केनी-ज़ेरो हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वेदर अल्फा हाइड्रोजन आर अवेलेबल और नॉट। अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल होगी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनी-ज़ेरो हो जाएगी। क्या अल्फा हाइड्रोजन है? यस, देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल, तो केनी-ज़ेरो नहीं होगी, अल्डोल कंडेंसेशन होगी। तो अल्डोल कंडेंसेशन से भी प्रोडक्ट लिख देंगे और NMR से भी प्रूव कर देंगे। चलो फिर NMR डेटा देखते हैं। अब हमें क्या पता चल गया, एल्कीन प्रेजेंट है, कार्बोनिल प्रेजेंट है, 1695 सेंटीमीटर इनवर्स, 1695 सेंटीमीटर इनवर्स जो है जनरली ये वैल्यू आती है 1690 1695 फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। किसके लिए आती है? फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास एक ऐसा ग्रुप अवेलेबल होना चाहिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। एक इंफॉर्मेशन तो ये आ गई। फिर क्या है, 1.9 सिंगलेट 3 हाइड्रोजन, मतलब एक CH3 ग्रुप होगा, ठीक है। 2.1 सिंगलेट 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन की वजह से सिंगलेट आ रहा है तो दो इक्विवेलेंट CH3 ग्रुप्स होंगे। क्या होंगे? दो इक्विवेलेंट CH3 ग्रुप होंगे। और क्या है 6.15 एक हाइड्रोजन, ये क्या है आपका एल्कीन का प्रोटोन है। ये कैसा प्रोटोन है? ऐसा प्रोटोन है, ठीक है, एल्कीन का प्रोटोन ही 6.15 पे आएगा, ठीक है। चलो अब फिर सारी चीजें हैं, इसको कंबाइन करते हैं। पहले NMR डेटा से स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, फिर रिएक्शन से भी रिएक्शन से सपोर्ट दे देंगे कि देखो हाँ यही बनना चाहिए था, ठीक है। अब क्या क्या है फ्रेगमेंट्स हमारे पास? हमारे पास है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। पहली फ्रेगमेंट हमने ये उठा ली जो हमें IR से पता चली थी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब क्या है, एक बॉन्ड इस कार्बन ने बनाना है, ठीक है, एक बॉन्ड इस कार्बन ने बनाना है और दो बॉन्ड इस कार्बन ने बनाने। तो इस कार्बन ने अगर दो बॉन्ड बनाने हैं तो यहां पर तो डेफिनेटली दो CH3 आएंगे जो कि इक्विवेलेंट होने चाहिए। जब दोनों CH3 इस पर होंगे तभी इक्विवेलेंट हो सकते हैं वो, ठीक है। तो ये बच गया। अब क्या आ गया, एक CH3 रह गया हमारे पास और एक एल्कीन का हाइड्रोजन। एल्कीन पे हाइड्रोजन है तो एल्कीन पे तो हाइड्रोजन देना पड़ेगा। बचा क्या, एक CH3 आ गया यहां पर, तो ये बन गया हमारा फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी करेंगे रिएक्शन से, ठीक है, रिएक्शन लिखते हैं और करते हैं वेरीफाई। अब रिएक्शन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। पहले स्टेप में OH माइनस डाला तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होके ये बन जाएगा, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी भी शो कर सकते हैं हम कि रेजोनेंस की वजह से
ये स्टेबल है, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH3। ओके, वाई दिस प्रोटोन इज एसिडिक, क्यों रिमूव हो गया? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था। चलो, पर अब हम आगे रिएक्शन करते हैं। अब आगे रिएक्शन में होगा क्या कि ये एक और मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ठीक है, ये जो CH2 माइनस है ये अटैक करेगा यहां पर और ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक पाई बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। बना क्या? यहां से लिखना शुरू करेंगे, CH3 C, इस पे O माइनस आएगा, H पॉजिटिव लेके OH हो जाएगा। ठीक है, इस पे CH3 दूसरा भी अवेलेबल है। फर्दर इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया इस CH2 से। ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब ये तो बन गया, पर रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं। इस रिएक्शन में एलिमिनेशन भी होता है। फर्दर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, OH यहां से जाएगा, H इस कार्बन से भी जा सकता है, H इस कार्बन से भी जा सकता है। पर यहां पर हम सेजेफ रूल भी एक्सप्लेन करेंगे दैट मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो ये कार्बन जो है हाइड्रोजन देगा, तो क्या बनेगा? CH3 C CH3। ठीक है, इस कार्बन से OH गया। ठीक है, इस कार्बन से OH चला गया, इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये CH रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर CH3 हो गया। ध्यान से देख लो, ये फाइनल स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। ठीक है, इसको मैच कर लो, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3। दोनों तरह से सेम स्ट्रक्चर आ गया। तो रिएक्शन से भी प्रूव कर दिया कि यही मॉलिक्यूल बनेगा, NMR डेटा से भी प्रूव कर दिया, IUPAC नेम भी लिख देना बाद में, मिल गए नंबर। ठीक है, चलो, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 15। पिछला कितने का था? 10 का। 10 और 15 25 आ गए। चलो आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर से 15, ये होते ही 40 हो जाएंगे। अ मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H14O। चलो, पहली इंफॉर्मेशन, जैसे ही इंफॉर्मेशन मिले लिख डालो, C10H14O। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो पहले HDI निकालेंगे, फिर अगली इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब HDI निकालते कैसे हैं? HDI निकालने के लिए जितने कार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां गिवन है उतने कार्बन का एल्केन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उतने कार्बन की एल्केन लिखेंगे। ठीक है, तो उतनी कार्बन की एल्केन लिखेंगे, तो C10H22 C10H22। और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी उठा के लिखेंगे। ठीक है, हेट्रोएटम हटा देंगे। हेट्रोएटम अगर ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन में कुछ ऐड नहीं होगा, ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। अगर हेलोजन है तो जितने हेलोजन है उतने हाइड्रोजन ऐड कर दो, अगर नाइट्रोजन है तो उतने हाइड्रोजन कम कर दो। यहां ऑक्सीजन है, कुछ नहीं छेड़ना, तो C10H22 माइनस C10H14। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 22 माइनस 14, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ गया? 8/2 इक्वल्स टू 4। सो जो हमारी HDI की वैल्यू है, HDI कम्स आउट टू बी 4। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन तो ये आ गई हमारे पास। और ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि HDI 4 या 4 से ज्यादा आ रही हो तो पहला दिमाग हमारा कहां जाना चाहिए कि इसमें बेंजीन प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जरूरी नहीं है कि 4 या 4 से ज्यादा आ गए तो बेंजीन होगी, पर हमें तो स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है। तो पहला जो हमारा दिमाग जाना चाहिए ट्रायल की तरफ, इट शुड गो टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। ठीक है, तो यहां पर भी वैल्यू 4 है। और डेटा देखेंगे, NMR देखेंगे, 7, 7.5, 6.5 के आसपास वैल्यूज हैं, तो बेंजीन होगी। अब और वैल्यूज देखते हैं। ओके, नाउ इट एग्जिबिट्स अ ब्रॉड बैंड एट 3464। IR इतना ही गिवन है। सो HDI डन। नेक्स्ट डेटा IR 3464 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या पता लगा इससे? ऑक्सीजन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और यहां पर बैंड आ रहा है, तो OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप है। HDI 4 पता चल गई, OH ग्रुप पता चल गया। अगला डेटा देखेंगे। अगला डेटा क्या कह रहा है हमें? ठीक है,
एग्जिबिट्स बेस पीक एट m/z 135। चलो मास का डेटा गिवन है आगे, मास का डेटा गिवन है दैट बेस पीक इज इक्वल टू m/z 135। ठीक है, m/z 135 पे टोटल मास कितना है, m की वैल्यू क्या है 10 कार्बन मतलब 120, 120 प्लस 14 134, 134 प्लस 16 150, मॉलिक्यूलर मास इज 150 एंड बेस पीक कहां पर आ रही है 135 पर, तो 150 माइनस 15 पर आ रही है ना। सो दिस पीक इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू m-15। किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है ये पीक, m-15 को। ये तो बच्चा जानता है कि m-15 पर जब पीक आती है तो मॉलिक्यूल में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि मिथाइल के निकलने की वजह से ही m-15 पीक आ सकती है। चलो बहुत कुछ पता चल चुका है, बेंजीन होने की संभावना है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। और डेटा देखते हैं, चलो एक एक डेटा से एक एक वैल्यू पता चलती जा रही है। चलो आगे दिया है NMR 1.3 डबलेट 6 हाइड्रोजन। अगला डेटा लिखेंगे NMR का 1.3 डेल्टा वैल्यू पर 6 हाइड्रोजन डबलेट। ये पीक तो देखते ही आंखें खुल जानी चाहिए अब तुम्हारी। 6 हाइड्रोजन डबलेट आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा। 2.4 सिंगलेट 3 हाइड्रोजन, 2.4 सिंगलेट कितना हाइड्रोजन था 3 हाइड्रोजन है। चलो और पीक देखो 3.4 मल्टीप्लेट 1 हाइड्रोजन। चलो आइसोप्रोपाइल कंफर्म हो गया, 1 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट। और क्या है 4.6 पे सिंगलेट D2 एक्सचेंजेबल, क्या कंफर्म हुआ, OH कंफर्म हो गया भैया। ठीक है, क्योंकि OH की जो पीक OH IR भी बता रहा था, और ये 1 हाइड्रोजन का सिंगलेट है जो कि D2 एक्सचेंजेबल है। D2 एक्सचेंजेबल कौन से प्रोटॉन होते हैं, आपके एसिडिक प्रोटॉन्स। ठीक है, OH वाला प्रोटॉन। चलो आगे चलेंगे 6.6 सिंगलेट 1 हाइड्रोजन, 6.6 सिंगलेट 1 हाइड्रोजन। 6.5 से ऊपर पीक आने लग गई, मतलब बेंजीन होने की पॉसिबिलिटी श्योरिटी में बदलती जा रही है। 6.8 पर भी है, 6.8 डबलेट 1 हाइड्रोजन। फिर क्या है 7.1 डबलेट 1 हाइड्रोजन। चलो बेंजीन तो हो गई कंफर्म। ठीक है, ये जो इतनी हाई वैल्यूज हैं ये बेंजीन की वजह से ही आती हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की वजह से आती हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, यहां से भी पता चल रहा है, बेंजीन यहां से भी पता चल रहा है, 2 डेटा बता रहे हैं तो होनी चाहिए। चलो अब फिर सारा डेटा आ गया हमारे पास। अब इन डेटा को यूज करके फ्रेगमेंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट हमारे पास बेंजीन, OH, CH3 तो है, और फ्रेगमेंट देखते हैं। ठीक है, तो अब ये 1.3 पे 6 हाइड्रोजन का डबलेट और 1 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बता रही हैं हमें कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ये तो OH बता ही रहा था हमें। ठीक है, बचा क्या, ये 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट, ये किसके लिए होना चाहिए, ये जो CH3 बताया था यहां पर। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, तो CH3। चलो फ्रेगमेंट्स हो गई सारी। ठीक है, और ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग भी कैसी, सिर्फ 3 हाइड्रोजन के सिग्नल आए हैं, मतलब 3 हाइड्रोजन बेंजीन के गायब, मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है हमारे पास, एक OH लगाना है, अच्छा 3 सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं बेंजीन पर, तो एक CH3 लगाना है, एक आइसोप्रोपाइल लगाना है, एक OH लगाना है, स्ट्रक्चर बन जाएगा। पर कौन कहां लगेगा ये तो बहुत जरूरी है देखना, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये सिंगलेट डबलेट पर। तो चलो यहां स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि 3 रिलेटिव पोजीशन चाहिए जहां से सिग्नल एक सिंगलेट आ सके और 2 डबलेट आ सके। ऐसा कब आएगा, एक सिंगलेट और 2 डबलेट कब आ सकते हैं, ओरिएंटेशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए।
ठीक है, अब देखो इसका सिंगलेट आ जाएगा, इन दोनों के बीच साथ वाले कार्बन पर कोई प्रोटॉन नहीं है तो ये सिंगलेट दे देगा। इधर प्रोटॉन है, इधर प्रोटॉन है, ठीक है, तो इसका भी डबलेट, इसका भी डबलेट। तो ऐसी जब ओरिएंटेशन होगी, दो ग्रुप साथ में, एक छोड़ के फिर तीसरा ग्रुप, ऐसी ट्राई सब्स्टिट्यूशन में एक सिंगलेट और दो डबलेट निकल आए। अब बात आती है कि OH कहां लगाएं, आइसोप्रोपाइल कहां लगाएं, मिथाइल कहां लगाएं। ठीक है, अब आइसोप्रोपाइल और मिथाइल तो हैं दोनों अल्काइल डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं बेंजीन पर, इतना ज्यादा क्वांटिटी में फर्क नहीं आता। बट OH जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा, उससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में जाती है, तो उससे जो है आपके प्रोटॉन्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो 7.1 का प्रोटॉन है ये सबसे डी शील्डेड प्रोटॉन है। अब OH का ध्यान रखो, OH की पोजीशन फिक्स करेंगे हम। ठीक है, OH डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप जो है वो अपनी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और मेटा पे बहुत कम रहती है। ठीक है, मेटा पे कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ऑर्थो पैरा पे ज्यादा हो जाती है, तो इससे तो मेटा पे रहना चाहिए OH, तभी ये प्रोटॉन डी शील्डेड हो पाएगा। ठीक है, और ये सबसे शील्डेड है तो इससे ऑर्थो पे रहना चाहिए। ठीक है, ये शील्डेड है तो इससे ऑर्थो पे रहना चाहिए, इससे मेटा पे रहना चाहिए। चलो अब OH कौन सी पोजीशन पर रखें जिसके ऑर्थो भी फ्री है, जिसके ऑर्थो पे भी प्रोटॉन हो और जिसके मेटा पे भी प्रोटॉन हो। ठीक है, तो इसके इस पोजीशन को देखो। ठीक है, इसके ऑर्थो पे भी प्रोटॉन आ सकता है और इसके मेटा पे भी प्रोटॉन आ सकता है, तो मैं OH को रख देता हूं यहां पर। ठीक है, किसी भी एक पोजीशन पर रख लो, OH को एक ऐसी पोजीशन पर रखना है जहां पर उसका ऑर्थो पे प्रोटॉन हो। अब OH अब ये प्रोटॉन देखो, ये एक अल्काइल ग्रुप और एक OH ग्रुप के बीच में आ गया, तो ये सबसे ज्यादा डी शील्डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोटॉन होगा ये 6.6 पर आ रहा होगा। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है ये 7.1 पर आ रहा होगा क्योंकि ये मेटा हो गया। ये प्रोटॉन जो बचा फिर ये 6.8 पर आएगा। अब 6.8 का भी डबलेट है, 7.1 का भी डबलेट है, 6.6 का सिंगलेट है। ठीक है, अब बचा आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहां लगा दिया, मिथाइल यहां लगा दिया, इंटरचेंज भी कर दो, सिमिलर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, चलो अब ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं थाइमोल। ठीक है, अगर मैं इनकी पोजीशंस इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, तो अब क्या है, OH से अभी भी ये मेटा है। ठीक है, ये 7.1, ये 6.6, ये 6.8। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है कार्बाकोल। ठीक है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, दिस इज थाइमोल, दिस इज कार्बाकोल। ओके, अब हमारे पास जो डेटा गिवन है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्ट्रक्चर देंगे हम एग्जाम में, ऐसा मैटर नहीं करता कि अब वहां उन्होंने एक स्ट्रक्चर पूछा तो हम एक ही बताएं। अब हमारा काम है एग्जैक्ट बताना। ठीक है, धक्के से गलत नहीं लिख के आना। अब अगर हमारे पास अब इन दोनों अल्काइल ग्रुप्स के डोनेशन प्रॉपर्टीज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा प्लस आई इफेक्ट में फर्क होता है, बट प्लस आई इफेक्ट जो है वो इतना इलेक्ट्रॉन डोनेशन पे हम बिल्कुल माइन्यूट 6.6, 6.7 में फर्क नहीं कर सकते। हम कब कर सकते थे, अगर हमारे पास दोनों का डेटा गिवन होता। ठीक है, दोनों का डेटा गिवन हो, हम रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हैं, पर किसकी वजह से कितनी ज्यादा डोनेशन है वो हम बिना एग्जैक्ट वैल्यूज के कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम दोनों स्ट्रक्चर देंगे और कहेंगे बोथ आर ट्रू फॉर दिस NMR डेटा। ओके, सो दिस इज थाइमोल, दिस इज कार्बाकोल। ठीक है, चलो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया, दो स्ट्रक्चर बन गए, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन थी, आइसोप्रोपाइल भी लगा दिया, OH भी लगा दिया, CH3 भी लगा दिया, M-15 भी जस्टिफाइड है। इसमें देख लो, इसमें भी M-15 आ जाएगी, इसमें भी M-15 आ जाएगी। ठीक है, OH ग्रुप IR से भी हो गया जस्टिफाइड। ठीक है, और क्या था आपका, HDI था 4, HDI 4 ही है, बेंजीन का HDI 4 है और कोई अनसैचुरेशन नहीं है, तो ये
भी हो गया और 15 और आ गए, 25 और 15 40 हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो चौथा क्वेश्चन है, देखो इस पेपर में 2021 के पेपर में 5 क्वेश्चन आए हैं एनएमआर के, अब सोच लो खुद। अब ये चौथा क्वेश्चन है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अ मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H18O, चलो मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया C9H18O, यहां लिखते हैं C9H18O, और पहले ही कहा है अगला डेटा पढ़ने से पहले HDI निकाल दो। अब HDI निकालने के लिए करना क्या है, HDI निकालने के लिए करना है कि एल्केन लिखनी है, एल्केन हो गई C9H20, एल्केन हो गई C9H20। यहां पर ऑक्सीजन है तो इस फॉर्मूला में तो कुछ चेंज करना नहीं है, -C9H18, ठीक है। तो 20 - 18/2, तो 2/2 1 आ गया, ठीक है। तो HDI कितना आ गया हमारा, HDI आ गया सर 1, ठीक है। HDI कितना आ गया, 1 आ गया। तो एक डबल बॉन्ड या एक रिंग प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। C9 है बट HDI एक ही है, तो बेंजीन तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। और क्या डेटा गिवन है, एग्जिबिट्स ओनली 1 सिग्नल एट 1.2 ppm इन 1H NMR। अरे बाप रे बाप, 18 प्रोटॉन है लेकिन सिग्नल एक ही है, 1.2 पे सिंगलेट। ये तो बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। फिर NMR है 1.12 पे सिंगलेट 18 प्रोटॉन का, 1.2 है, 1.12 नहीं है, 1.2 है, ठीक है। और क्या डेटा है भाई फिर उसके बाद, दिस ऑल्सो एग्जिबिट्स अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन एट 1710 सेंटीमीटर इनवर्स। IR गिवन है 1710 सेंटीमीटर इनवर्स, 1710 पे जब एग्जैक्ट पीक आती है तो ये क्या मॉलिक्यूल है, कीटोन प्रेजेंट है इसमें। तो क्या प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। वो भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, अनसैचुरेशन और हो भी नहीं सकती, HDI एक ही वैल्यू है, वो तो फिर C डबल बॉन्ड में कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। और क्या, अब स्ट्रक्चर बता देना है फिर इस मॉलिक्यूल का। चलो भैया ये तो फिर बहुत आसान है, पर हाँ एक्सप्लेनेशन बहुत प्रिसाइज देनी है, ठीक है। लेंथ में जाने की जरूरत नहीं है, अगर डेटा है हमारे पास कम तो कंटेंट भी कम होगा, पर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन की जो वैल्यू है उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। चलो हमने HDI बता दिया एक, वो कोरबोरेट हो गया हमारा 1710 सेंटीमीटर इनवर्स पे कि कार्बोनिल प्रेजेंट है, वो भी कौन सा, स्पेसिफिकली 1710 तो स्पेसिफिक वैल्यू है कीटोन की, और कीटोन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं हो सकता, HDI भी यही कहता है, ठीक है। चलो अब फिर जब फाइनल स्ट्रक्चर बनाना है तो वो बहुत सिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी होना चाहिए, क्योंकि 18 प्रोटॉन जो है वो एक ही सिग्नल दे रहे हैं। तो अब हमने सबसे पहले तो C डबल बॉन्ड O को रख लिया। टोटल कार्बन कितने हैं, 9 कार्बन है, बचे कितने, 8। एक कार्बोनिल आने के बाद और ऑक्सीजन हटाने के बाद बच रहे हैं 8 कार्बन। अब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो 4 इस तरफ होने चाहिए, 4 इस तरफ होने चाहिए। अब अगर मैं ब्यूटाइल चेन लगा दूं सीधी तो CH3 CH2 CH2 CH2, तब तो अलग अलग सिग्नल आ जाएंगे। एक सिग्नल, अब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो 9 प्रोटॉन इधर 9 प्रोटॉन इधर विद 4 कार्बन। ऐसा सिग्नल कब पॉसिबल है, जब टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अवेलेबल हो। कौन सा ग्रुप अवेलेबल हो, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अवेलेबल हो। ये तो बहुत स्टैंडर्ड ग्रुप्स हैं, 4 कार्बन के साथ 9 प्रोटॉन, 3 कार्बन के साथ 6 प्रोटॉन, ठीक है। तो अब ये तो मॉलिक्यूल बन के तैयार हो गया, इतना ही है मॉलिक्यूल। बस इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि देख लो अब 18 प्रोटॉन है और सारे इक्विवेलेंट भी हैं, कार्बोनिल भी आ गया, HDI भी एक ही है। तो इस तरह से हमारा हो गया स्ट्रक्चर तैयार, ठीक है। इसका IUPAC नेम लिख देते हैं, ठीक है। IUPAC नेम क्या होगा, अब इसका कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है स्टेट चेन में, कार्बन 2 पे 2 मिथाइल, कार्बन 4 पे 2 मिथाइल, सो 2, 2, 4, 4 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल। और उसके बाद क्या है, पेंटेन 3 और पोजीशन 3 पे ओन कीटोन। आगे लिख देता हूं मैं टेट्रामिथाइल पेंटेन 3 ओन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है। IUPAC नेम देने की कोशिश करनी है, वो
क्लास में हमने सीखा ही है, आगे फिर से सीखते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब आगे लास्ट क्वेश्चन पे 40 नंबर पहले हो गए थे, 40 के बाद 10 और आ गए 50, और देख लो भैया 10 और 60 नंबर का सिर्फ एनएमआर है। अभी तो मैंने अलग यूवी के सवाल नहीं उठाए, इसमें अलग आईआर पे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जो सवाल आते हैं, अलग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का सवाल आएगा। तो कितनी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो सिर्फ एनएमआर के सवाल हैं, और यही अकेला 60 मार्क्स का आ रहा है। तो पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी जाके पेपर खोल के देख लेना 2021 का कि कितने मार्क्स की आई है। 100 नंबर की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, 250 मैक्सिमम अटेम्प्ट है हमारा, और 100 मार्क्स तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक यूनिट में ही पढ़े हैं। अब सोच लो स्पेक्ट्रोस्कोपी की वैल्यू। आ जाओ इधर। प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ सिग्नल्स, नेचर ऑफ सिग्नल्स एंड अप्रोक्सीमेट केमिकल शिफ्ट। टेबल बना के देनी है, ठीक है, टेबल हमें आती है बनानी। मॉलिक्यूल का नाम बता दो बस। मिथाइल प्रोपियोनेट, किसके बारे में बताना है? मिथाइल प्रोपियोनेट के बारे में। अरे भैया अब ये मिथाइल प्रोपियोनेट कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? आईयूपीएससी में तो हम महान है, हम मिनट में स्ट्रक्चर बना देंगे। मिथाइल प्रोपियोनेट, O8 मतलब एस्टर, O8 मतलब एस्टर, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन पे ग्रुप लगता है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है एस्टर में, तो ये क्या है? मिथाइल, ठीक है। तो ये हो गया OCH3। अब बचा क्या? प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन होगा इस कार्बन को इंक्लूड करके, प्रोपीन होना चाहिए इस कार्बन को इंक्लूड करके, मतलब टोटल 3 कार्बन, तो 2 और कार्बन आएंगे, 2 कार्बन और उसमें भी ईन, अल्कीन होनी चाहिए। नंबर मेंशन नहीं है, मतलब ऑब्वियस रीजन है कि एक ही पोजीशन हो सकती होगी अल्कीन आने की, तो वो क्या होगा? इस तरह से होगा। तो ये मॉलिक्यूल बन गया मिथाइल प्रोपियोनेट। पर क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि कितने सिग्नल आएंगे, कहां कहां पर आएंगे, और मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी। चलो इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, अलग अलग प्रोटॉन्स दिखा के। चलो मिथाइल प्रोपियोनेट। अब एल्कीन है, तो जो एल्कीन के जेमिनल प्रोटॉन्स हैं ये भी फिर अलग अलग सिग्नल देंगे, तो इनको भी थोड़ा अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। चलो भैया अब काउंट करना शुरू करो कि कितने सिग्नल्स आने चाहिए, ठीक है। अब हम काउंट करेंगे कि कितने सिग्नल इसमें आने चाहिए। एक तो ये CH3 सिग्नल देगा, ठीक है, और ये sp3 है अकेला प्रोटॉन, तो इसको हम A नाम दे देते हैं, पक्का सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब बात रही कि फिर बाकी प्रोटॉन्स जो है वो कहां कहां आएंगे और पहले कौन आएगा। ये तीनों क्या है? एल्कीन के प्रोटॉन है, ठीक है। अब तीनों एल्कीन के प्रोटॉन हैं, और अगर एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड हो तो सारे प्रोटॉन अलग अलग सिग्नल देंगे। अब अलग अलग सिग्नल देंगे, सिमेट्री तो है नहीं इसमें, अलग अलग सिग्नल देंगे, ठीक है। ये प्रोटॉन भी अलग सिग्नल देगा, ये भी अलग देगा, तो 4 सिग्नल तो आएंगे। ये तो हो गया श्योर कि सिग्नल जो है यहां लिखते हैं, सिग्नल जो है वो 4 अलग अलग आएंगे, A, B, C और D, ठीक है। 4 सिग्नल आएंगे A, B, C, D। अब इनकी केमिकल शिफ्ट भी बतानी है हमें, ठीक है। इसको डेल्टा PPM लिख देते हैं, डेल्टा PPM, ठीक है। डेल्टा PPM है, डेल्टा PPM के बाद हम मल्टीप्लिसिटी भी बता देंगे। और कुछ पूछा है? उन्होंने पूछा नंबर ऑफ सिग्नल्स, वो हमने बता दिए 4, नेचर ऑफ सिग्नल, मल्टीप्लिसिटी में आएगा, और केमिकल शिफ्ट बतानी है। बस यही टेबल भरनी है हमें, अभी कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जितना प्रोटॉन पास होगा उतना ही आपको डी शील्डिंग देखने को मिलेगी। जितना प्रोटॉन पास होगा उतनी ही डी शील्डिंग होगी, मतलब डाउन फील्ड आएगा सिग्नल। और विड्रॉइंग ग्रुप से जितना दूर होगा प्रोटॉन उतना ही सिग्नल क्या होगा? आपका अप फील्ड हो जाएगा, शील्डिंग हो जाएगी, ठीक है। सिग्नल अगर प्रोटॉन दूर है विड्रॉइंग ग्रुप से तो अप फील्ड आएगा, क्योंकि शील्डिंग रहेगी वहां पर, और डी शील्डिंग रहेगी जहां पर जितना प्रोटॉन पास होगा। अब ये तो सेम कार्बन पर ही लगा है, तो सबसे नियरेस्ट हो गया, ठीक है। ये सिस है और ये ट्रांस है, ये जो प्रोटॉन है सबसे दूर है इस विड्रॉइंग ग्रुप से,
तो सिग्नल इसका अपफील्ड आएगा ए के बाद। उसके बाद अब ये सेम कार्बन का प्रोटॉन है, दूसरे कार्बन का प्रोटॉन है, तो फिर ये सिग्नल अपफील्ड रहेगा, ये सबसे ज्यादा डाउनफील्ड रहेगा क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप के सेम कार्बन पे लग गया। ठीक है, तो अब हमने ऑर्डर तो बता दिया कि कौन सा प्रोटॉन कैसे रहेगा। अब हम इनकी अप्रोक्सीमेट डेल्टा वैल्यूज लिखनी शुरू करते हैं। OCH3 जो प्रोटॉन है 3.5 के आसपास आता है। OCH3 कहां आता है? 3.5 के आसपास आता है, 3.5 ppm। कुछ कोई प्रोटॉन नहीं है आसपास तो सिंगलेट। ठीक है, अब आ जाओ प्रोटॉन बी पर। ठीक है, अब जो प्रोटॉन बी है ये कहां जाएगा? प्रोटॉन बी जो है इससे भी कपल करेगा और इससे भी कपल करेगा। ठीक है, प्रोटॉन इससे भी कपल करेगा और इससे भी कपल करेगा, लेकिन अलग अलग कपलिंग करेगा। तो अब आपकी ये कैसी कपलिंग रहेगी? जेमिनल कपलिंग। जेमिनल कपलिंग की वैल्यू कितनी होती है? 0 से 2 हर्ट्ज के आसपास। और ये कैसी कपलिंग है? ये सिस कपलिंग है। सिस कपलिंग 9 से 12 हर्ट्ज, लगभग 10 हर्ट्ज के आसपास। तो ये 10 हर्ट्ज कपलिंग, ये 2 हर्ट्ज कपलिंग। तो पहले इससे कपल करेगा, जहां कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, पहले कपलिंग वहां होगी। तो पहले इससे कपल करेगा, डबलेट देगा, फिर इससे कपल करेगा, फिर से डबलेट देगा। तो कैसा सिग्नल आएगा? डबलेट ऑफ डबलेट, डीडी सिग्नल आएगा। इसका जो सिग्नल आएगा वो कैसा आएगा? डीडी सिग्नल आएगा। ठीक है, अब रही बात, अब फिर सी आना है सिग्नल, क्योंकि ये अब इससे नियरेस्ट है। तो सी सिग्नल कैसा आएगा? फिर अब ये ट्रांस कपलिंग लगभग 16 हर्ट्ज, जेमिनल कपलिंग लगभग 2 हर्ट्ज। तो फिर से ये इससे पहले कपल करेगा डबलेट, और ये फिर इससे करेगा डबलेट ऑफ डबलेट। तो सी सिग्नल भी डबलेट ऑफ डबलेट आ जाएगा। डी सिग्नल की बात करें, ये ट्रांस कपलिंग, ये सिस कपलिंग। ट्रांस कपलिंग 16 हर्ट्ज, सिस कपलिंग 10 हर्ट्ज। पहले कौन सी होगी? ट्रांस कपलिंग। तो इसकी वजह से डबलेट, फिर इसकी वजह से डबलेट, फिर ये सिग्नल भी जो है डबलेट ऑफ डबलेट आ जाएगा। ये सिग्नल भी कैसा आ जाएगा? डबलेट ऑफ डबलेट आ जाएगा। अब बात आई कि केमिकल शिफ्ट्स क्या होंगी। अब किसकी बात आ गई? केमिकल शिफ्ट की बात आ गई। तो केमिकल शिफ्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम सी रहेंगी। केमिकल शिफ्ट क्या रहेंगी? ऑलमोस्ट सेम सी रहेंगी। एल्कीन का प्रोटॉन कहां आता है? 5 के आसपास, और अगर एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, एनाइसोट्रॉपी आ गई, तो 1 ppm और आगे चला जाता है 6 ppm के आसपास। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देनी है हमने। तो बी जो है उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसको 5.9 कह देंगे। ठीक है, इस पे थोड़ा और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसको 6.2 कह देंगे। इस पे थोड़ा और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो इसको 6.4 कह देंगे। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देनी है, वो हमने दे दी यहां पर। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट का भी यहां पर कॉलम बना सकते हो। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट बनाएंगे तो आपने यहां तो कपलिंग आनी नहीं है, सिंगलेट है। इसमें कपलिंग कैसी आएगी? पहले जो कपलिंग है डी आपका बी सिग्नल है। ठीक है, बी सिग्नल इससे कपल कर रहा है, इसको लिखेंगे एग्जैक्ट 3JBD। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 3JBD। ओके, स्मॉल में BD लिख दो क्योंकि स्मॉल BD लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो 3JBD इक्वल्स टू सिस कपलिंग है 10 हर्ट्ज। ठीक है, फिर लिखेंगे 2JBC इक्वल्स टू 2 हर्ट्ज। ठीक है, इसमें सिमिलरली बाकियों में भी लिख देनी है। सी सिग्नल जो है वो 16 हर्ट्ज पहले CD, और CB फिर 2 हर्ट्ज। फिर डी सिग्नल लिख देना है DC 16 हर्ट्ज, BB 10 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे सिग्नल्स भी लिख देंगे हम। ठीक है, सिग्नल्स लिख दिए, केमिकल शिफ्ट, मल्टीप्लिसिटी और कपलिंग कांस्टेंट। और कितने मार्क्स? 10 मार्क्स। 50 + 10 60 नंबर NMR में आ गए सिर्फ एक पेपर में। ठीक है, पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी कर ली तो सोच लो कितने कमा लोगे नंबर। ठीक है, तो इसके साथ 2021 के क्वेश्चंस खत्म NMR के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।